ईरान पर यूएस और इजराइल का युद्ध लगातार जारी है, पर ये युद्ध इतना आसान भी नहीं है, बहुत महंगा सौदा है युद्ध। इस वीडियो में आपको यही समझाएंगे कि किस तरीके से ईरान की तरफ से लगातार मिसाइल अटैक जारी है, पूरे गल्फ रीजन में तमाम कंट्रीज़ के ऊपर जारी है, मगर इसका काउंटर मिसाइलें भी फेंकी जाती हैं ताकि मिसाइल हमारे देश पर ना गिरे। तो ये कितनी महंगी मिसाइलें हैं, लाखों अरबों डॉलर का सौदा है, जिससे ये युद्ध बड़ा महंगा होता जा रहा है। तो इस वीडियो में आपको यही युद्ध की पूरी इकॉनमी समझाएंगे कि कितना महंगा सौदा ये पड़ रहा है यूएस इजराइल को, जो गल्फ रीजन के तमाम कंट्रीज़ हैं उनको, और इसके तमाम टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं जो हमें आपको इतना आसानी समझ में नहीं आते। तो उसको समझाने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ साथी उमाशंकर सिंह जी हैं, जो कि लगातार ऐसे तमाम मुद्दों को जो युद्ध में चल रहे हैं आसान भाषा में हमारे लिए आपके लिए समझा रहे हैं। उमा जी, सबसे पहले तो ये समझाइए कि ये तो युद्ध का पूरा मैटर है ना, वो तो समझ में आ रहा है कि मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं एक दूसरे के ऊपर। जो आम आदमी है वो तो ये समझता है कि इधर से मिसाइल छोड़ी, उधर से काउंटर आया ताकि मिसाइल हमारे देश पर ना गिरे, मगर ये मिसाइलें कितनी महंगी हैं, और ख़ास तौर पे बताया जाए जो छोड़ी जा रही है उससे ज़्यादा महंगी वो है जिनसे रोका जा रहा है, उनको इंटरसेप्ट किया जा रहा है। तो क्या टेक्निकल चीज़ें हैं इसमें? ये देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि युद्ध में दो तरह की ताकतों की ज़रूरत होती है। एक तो जो मारक क्षमता है, आप कहाँ तक मार सकते हैं, कितने तरह के हथियार आपके पास हैं, कितने किस्म के जो मिसाइल कहते हैं या रॉकेट कहते हैं, या अगर हवाई जहाज़ से गिराने वाले बम हैं, इसके अलग अलग प्रकार हैं। तो एक तो क्षमता ये देखी जाती है कि कितना ज़्यादा पेनिट्रेट करके और किस ताकत के साथ आप अटैक करते हैं, और दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है कि आपके पास वो क्षमता क्या है जिससे वो अटैक को आप रोक सको। तो अमेरिका का अटैक क्षमता कितना है, ईरान को रोकने की क्षमता कितनी है, ईरान की अटैकिंग पावर कितनी है, और अमेरिका तो खैर बहुत दूर देश है, तो वहाँ तक ईरान जो है वॉर नहीं कर पा रहा, लेकिन इजराइल और बाकी के जो 8 देश जहाँ पर अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं जिस पर कि लगातार अटैक कर रहा है ईरान, तो ईरान की जो ताकत है मारने की और अमेरिका की ताकत, दोनों में कोई अंतर, दोनों में कोई तुलना एक तरह से आप कह सकते हैं नहीं है। लेकिन ईरान फिर भी युद्ध में इस रूप में भारी पड़ता नज़र आ रहा है क्योंकि वो युद्ध को ड्रैग कर पाने में कामयाब होता नज़र आ रहा है। और यहीं पे बात आ जाती है युद्ध के महंगा या सस्ता होने की, और महंगा होने की सूरत में कितना महंगा होने की। तो जो डाटा जो है वो सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ यानी कि जो CSIS की तरफ से आया, उसमें पहले शुरुआती 100 घंटे में 3.7 मिलियन जो है बिलियन 3.7 बिलियन जो खर्च है वो अमेरिका का हुआ डॉलर्स में। और अगर एक दिन की बात करें तो वो 900 मिलियन के आसपास है। हालांकि डेमोक्रेट्स जो हैं वो कहते हैं कि 1 बिलियन के आसपास US डॉलर जो है वो रोज़ खर्च हो रहा है ईरान पर हमले को लेकर या हमला रोकने को लेकर। अब जो यहाँ पे बात आती वो ये कि जब एक मिसाइल छोड़ी जाती है तो वो मिसाइल भी महंगी होती है, और पेट्रियट जैसी मिसाइल जिससे उसको रोका जाता है वो मिसाइल भी महंगी होती है। तो पहले ये मिसाइलों का खेल था, अब जो है वो ड्रोन वॉरफेयर आ गया है, और ख़ास तौर पे इसका हमने देखा है यूक्रेन रूस वॉर में, जिसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल अब ईरान और जो मिडिल ईस्ट का वॉर है, अमेरिका और इजराइल के साथ जो उसका वॉर है, वो उसमें भी नज़र आ रहा है। अब क्या है कि एक ड्रोन बनाने में 15-20 हज़ार डॉलर से लेके 30-35-40 हज़ार डॉलर तक लगते हैं। हालांकि ये भी बहुत महंगी, जब हम डॉलर में बात करें तो 35,000-40,000 डॉलर भी बहुत महंगा सौदा होता है। लेकिन युद्ध के वेपन्स की कीमत के हिसाब से देखें तो ये बिल्कुल मामूली सी है। जैसे कि 5 स्टार होटल में जाके आप चाय पिएँ तो 500 रुपये की पिएंगे, लेकिन एक चाय जो है वो 10 रुपये की मिलती है, और वो भी वही तृप्ति आपको देती है। तो कहने का मतलब अगर तो कीमत की तुलना के लिहाज से देखें तो ड्रोन और पेट्रियट जैसी जो मिसाइल है उसमें बहुत ज़्यादा कीमत का अंतर है। अब क्या हो रहा है कि अमेरिका जो है उसकी मारक क्षमता क्योंकि बहुत ज़्यादा है, तो ईरान को जगह जगह वो जहाँ पे उनकी बैटरीज़ हैं, जहाँ से वो मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं, सब कुछ को तबाह कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि एक तरह से आप कह सकते हैं इसको कि ड्रोन का जो गुरिल्ला वॉरफेयर है कि हमने कहीं से ड्रोन उड़ा दिया और कहीं पे डाल दिया, चाहे वो कुवैत में डाला हो या उसको UAE में डाला हो या सऊदी अरब में डाला हो, तो ये जो जंग ऐसे फैला दिया है ईरान ने कि अमेरिका को बड़ा मुश्किल हो रहा है। एक चीज़ और बात कि जब हमला तलवार से हो रहा हो, ठीक है, उसमें आपके तोप का इस्तेमाल जो है वो मुनासिब नहीं है। तो आप इस रूप में देख सकते हैं कि ड्रोन जो है वो तलवार है, और मिसाइल जो है ख़ासतौर पे अगर पेट्रियट जैसी मिसाइल की बात करें जो कि रोकती है, वो तोप हुआ। तो आप कितनी तलवारों के लिए कितने तोप निकालेंगे?
और यहीं अगर बात करें टोनी ब्लिंकन की, जो कि पिछले विदेश मंत्री थे, उन्होंने अभी एक पॉडकास्ट में उन्होंने ये कहा है कि जो अमेरिकी जो सैन्य क्षमता है वो ड्राई अप हो रही है तेज़ी से, और इससे मुश्किल होगी अमेरिका को सस्टेन करने में, और ये कमज़ोर होगा अपने जो परंपरागत दुश्मन हैं, कौन, रूस और चीन, उसके मुकाबले। देखिए, ज़रूरी नहीं कि इन दोनों देशों में अमेरिका जो है वो रूस से भिड़े या चीन से भिड़े, लेकिन क्षमता तो रखनी पड़ती है ना कि कल को लड़ाई की कोई सूरत हो तो हमारे पास ताकत हो। तो उनका अंदेशा ये है ब्लिंकन का कि जो लड़ाई में जिस तरीके से मिसाइलें खर्च की जा रही हैं, जिस तरह से सैन्य पावर जो मिलिट्री पावर का इस्तेमाल हो रहा है, उससे अमेरिका की ताकत और जो हथियारों का जखीरा है वो गिरता चला जाएगा, और इसके पास उतना पावर नहीं बचेगा कि कल को किसी सूरत में वो किसी अपने ऊपर किसी हमले को रोकने में या मारक क्षमता में इस्तेमाल कर पाए। तो ये बड़ा अंदेशा है। तो अभी जो दिख रहा है, अगर हम आपको बात करके बताएं कि 100 घंटे में तकरीबन 31,000 करोड़ रुपए, अगर भारतीय रुपये के हिसाब से बात करें तो ये खर्च हो रहा है, और अगर पर डे के हिसाब से देखें तो 75,000 करोड़ रुपये जो है 7,500 से 8,000 करोड़ रुपए जो है हर दिन के हिसाब से अमेरिका खर्च कर रहा है, यूएस का खर्च हो रहा है, और ये हर बढ़ते दिन के साथ बढ़ेगा। क्योंकि कई बार जो है जब युद्ध लंबा खिंचता है तो मशीनें जो हैं वो भी, क्योंकि वेपन्स हैं, उनके रिप्लेसमेंट की बात होती है, सैनिकों का रीलोकेशन अगर किसी अड्डे पर है वहाँ से अगर कोई ख़तरा हुआ तो वहाँ से रीलोकेट करना होता है। तो बढ़ते दिनों के साथ ये खर्चा जो है और ज़्यादा बढ़ सकता है, और अमेरिका के ऊपर खर्चा बढ़ा तो उसका वर्ल्ड इकोनॉमी पे भी उसका दुरअसर जो पड़ना जो है वो लाजमी है, क्योंकि कहीं से भी वर्ल्ड इकोनॉमी का एक तार जो है वो अगर छेड़ा जाता है तो उसका कैस्केडिंग इफेक्ट जो है वो पूरी दुनिया को उठाना पड़ता है। तो ये जंग जो है काफ़ी महंगी अभी तक साबित हो रही है, और हर बढ़ते दिन के साथ ये और ज़्यादा महंगी साबित होगी। मतलब ये एक तरीके से आप कह रहे हैं कि ईरान जो अपने ड्रोन फेंक रहा है इधर इसराइल की तरफ, और यूएस और तमाम जो उनकी जहाँ जहाँ उनके स्ट्रेटजिक पॉइंट्स बने हुए हैं मिडिल ईस्ट में, तो वो ड्रोन्स बड़े सस्ते हैं। आप अगर युद्ध के तुलना के हिसाब से देखा जाए कि वो $35,000, $30,000, $25,000 का बन रहा है, मगर जो उसको काउंटर करने के लिए मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं इंटरसेप्ट करने के लिए जी, वो बहुत महंगा होता है। जी बिल्कुल। और देखिए अब इसके लिए क्या किया है अमेरिका ने, उसने लुकास बनाया, उसने भी ड्रोन बनाया। देखिए महाशक्ति है, सुपर पावर है, लेकिन जो कुछ ड्रोन उसके हाथ लगा कभी जंग में किसी रूप में किसी भी इलाके में दुनिया के, उससे उसने लुकास करके एक ड्रोन बनाया ताकि वो भी ड्रोन वॉरफेयर में उतर सके, और लुकास का काफ़ी बड़े पैमाने पे वो भी इस्तेमाल हो रहा है। लुकास जो है वो मारक हथियार है। लुकास से शाहिद ड्रोन को, जो कि ईरान का ड्रोन है, उसको रोका नहीं जा सकता। तो ड्रोन वॉरफेयर पे भी अमेरिका जा रहा है, ये एक अलग बात है। लेकिन जो दूसरी बड़ी बात है वो ये है कि क्योंकि बड़ी तादाद में ड्रोन छोड़े जाते हैं, अगर आपने यूक्रेन रूस युद्ध को देखा हो तो एक बार में यूक्रेन जो है 500-500 यूक्रेन ड्रोन जो है वो छोड़ता है। उधर से जो शाहिद ड्रोन, क्योंकि रूस और ईरान के बीच आपसी करार है, तो उधर से शाहिद ड्रोन वो छोड़ता है, और एक जो स्वार्म ऑफ जो ड्रोन है, वो जो झुंड है वो छोड़ा जाता है। तो ऐसे में इतनी सारी मिसाइलें कैसे आएंगी उनको रोकने के लिए? और अगर आप सबके लिए देखिए, एक मोटे तौर पे देखें तो एक अगर कोई मिसाइल आ रहा है उसको रोकने के लिए जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसमें 3 मिसाइलें दागी जाती है 100% गारंटी डालने के लिए कि अगर एक से नहीं लगा, दूसरे से लगेगा या तीसरे से लगेगा। हालांकि वो बहुत सारा आकलन का विषय है, कई बार एक से एक भी जो है वो न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। आयरन डोम की अगर बात करें तो आयरन डोम, क्योंकि मैं इजराइल में जंग कवर करने के लिए था और उसके पहले भी था, तो एक अगर कोई मारक मिसाइल या कोई एक रॉकेट, वहाँ तो गाजा से रॉकेट ज़्यादा चलता था, तो उसके लिए 3 तामीर मिसाइल छोड़ी जाती थी। तो कहने का मतलब है कि मारक से ज़्यादा जो बचाव की जो डिफेंस करना ज़्यादा मुश्किल, डिफेंस जो है वो ज़्यादा महंगा साबित हो रहा है। हालांकि अभी जो लेज़र आधारित डिफेंस सिस्टम है ड्रोन को रोकने के लिए, वो अमेरिका की तरफ से पहली बार इस्तेमाल होता देखा जा रहा है, लेकिन वो कितना सक्सेसफुल है या उसका कितना बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकता है ये देखा जाना अभी बाकी है। मैं आपको अगर सामान्य भाषा में बताऊं तो, हालांकि इससे कोई तुलना नहीं है कि मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि कोई देश अगर ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है तो वो मच्छर है, लेकिन इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि आप क्या करते हैं, मच्छरदानी लगाते हैं मच्छर से बचने के लिए, और जब आपके परिवार के सदस्य बड़े हो जाएं, ज़्यादा बढ़ जाएं, मान लीजिए 5 गेस्ट आ जाएं, 6 गेस्ट आ जाएं, तो उस मच्छरदानी को कितना फैलाएंगे, ओके। और जब फैलाएंगे
तो वो फट सकता है। हाँ, लिमिट है उसकी। और वो कहीं ना कहीं से फिर मच्छर उसमें घुसना शुरू करेंगे। तो इसको आम भाषा में सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि क्योंकि झुंडों में छोड़ा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि 20,000 या उससे भी ज़्यादा ड्रोन जो हैं, इन सब बातों की एकदम बिल्कुल पुख्ता आंकड़ा होना जो है वो मतलब संभव नहीं है, लेकिन अगर इतना ज़्यादा है तो उसके लिए आपके पास क्षमता क्या है। और इसीलिए जो ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि जिस बड़े पैमाने पर या जिस पैमाने पर ईरान ड्रोन बना रहा है या जिस पैमाने पर वो मिसाइल का प्रोडक्शन कर रहा है, क्या अमेरिका उसी बड़े पैमाने पर रक्षा के लिए, अब रक्षा खाली अमेरिका को अपनी ज़मीन की चिंता नहीं, क्योंकि ईरान बहुत दूर है, ईरान साफ कर चुका है कि हम वहाँ तक तो मार कर ही नहीं सकते। तो जिन 8 देशों में मिडिल ईस्ट के उनके सैन्य अड्डे हैं, उन देशों के सुरक्षा घेरे को बनाए रखने के लिए जिस बड़ी तादाद में पेट्रियट जैसी मिसाइल की ज़रूरत है, अमेरिका कब तक उसको लेकर सस्टेन करेगा। और एक और अहम बात ये कि जैसे ड्राई अप होगा और हाथ रोक के अगर ईरान खेल रहा है, जो कि एक जानकारी आ रही है कि वो अपने सबसे अच्छे मिसाइलों का इस्तेमाल अभी नहीं कर रहा है, अभी नहीं कर रहा है, उसको इस बात का इंतज़ार है कि इनका जो डिफेंस सिस्टम है वो ड्राई अप हो, ताकि अगर वो अपने सबसे बड़े मिसाइलों को दागना शुरू करे तो उसको रोक ना पाए, और वो इजराइल ना रोक पाए या फिर मिडिल ईस्ट के जहाँ पे भी सैन्य अड्डे हैं वहाँ पे रोक ना पाए। तो इसलिए सारे सुरक्षा के जो जानकार हैं, जो रणनीतिक जानकार हैं, उनकी निगाह इस बात पे लगी हुई है और हर कोई अपने तरीके से इसको विश्लेषित करने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार, और क्योंकि हम ये भी नहीं जान सकते कि अमेरिका के पास कितने पेट्रियट हैं या कितनी इस तरह की मिसाइलें हैं जो कि ईरानी हमलों से इन 8 देशों प्लस इजराइल प्लस कभी खुद उस पर भी किसी तरह का कोई हमला हो तो रोक पाने के लिए कितनी तादाद है ये पता नहीं। लेकिन ज़रूर है कि उसने भी अपना प्रोडक्शन को जो है वो बढ़ाया होगा। लेकिन अहम सवाल यही है कि जो सोचा था ट्रंप ने, जैसे कि यूक्रेन युद्ध शुरू करने के पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सोचा था कि शायद 1 हफ्ते 2 हफ्ते में हम कीव जीत लेंगे, लेकिन 4 साल पूरे हो गए, इस 24 फरवरी को युद्ध ख़त्म नहीं हुआ। तो वैसे ही मुझे लगता है कि एक मिसकैलकुलेशन का शिकार हुए जो ट्रंप के सलाहकार हैं और ख़ासतौर पे सैन्य रणनीति पे जो सलाह देते हैं, उन्होंने कुछ मिसकैलकुलेशन करके बताया और लगा कि ये तुरंत हो जाएगा, हम उनके इन अड्डों को तबाह कर देंगे और हम बस कैप्चर कर लेंगे, वहाँ पे अपनी मतलब कि एक सरकार बिठा देंगे, एक पपेट गवर्नमेंट बिठा देंगे और सब कुछ सेटल हो जाएगा। तो वो होता नज़र नहीं आ रहा और युद्ध का खर्चा जो है वो बेतहाशा बढ़ता जा रहा है। जितना आसान और सस्ता सौदा सोचा था यूएस ने, इजराइल ने, कि ये पड़ेगा कि ईरान में जाके हम अटैक करेंगे, रेजिम चेंज करेंगे और अपनी अपना कोई व्यक्ति बैठा देंगे और इजीली 3-4-5 दिनों में ये हो जाएगा। अब वही ट्रंप आकर कह रहे हैं कि नहीं, ये 4-5-6 हफ्ते तक खिंच सकता है। और ये उनको लगता है, हाँ, उनको ऐसा लगता है, खिंच तो और भी सकता है। और आप जो ईरान की स्ट्रेटजी बता रहे हैं कि ईरान अब थोड़ा सा छकाने के मूड में है इनको, कि थोड़ा सा ड्रोन छोड़ के इनकी जो वापस काउंटर स्ट्राइक का तरीका है उसको छकाया जाए। और ये बयानों में साबित भी हो रहा है कि क्योंकि अभी पूछा गया मीडिया इंटरव्यू में ईरान के विदेश मंत्री अरागची से पूछा गया कि क्या आप चाहते हैं सीज फायर, तो उन्होंने कहा हमने सीज फायर नहीं मांगा है। अगर उनसे पूछा गया कि क्या आपको इस बात का इंतज़ार है कि बूट्स ऑन ग्राउंड जो है, यानी कि फ़ौज अपनी भेजेगा अमेरिका, कहते हम इंतज़ार करें आए, क्योंकि उनको पता है कि ज़मीन पे हमने देखा अमेरिका की हालत क्या हुई अफ़गानिस्तान में। कई सालों तक बने रहने के बाद, तकरीबन 2 दशक तक बने रहने के बाद लौटना पड़ा है तालिबान के हाथों में सत्ता सौंप कर। तो ये मिलिट्री माइट है अमेरिका, कोई दो राय नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है, कहीं भी तबाही ला सकता है, लेकिन तबाही लाने का मतलब जीत जाना नहीं है। हमने आपको एक मच्छरदानी और उसका उदाहरण दिया, एक छोटा सा उदाहरण है छतरी का। जो हम जब बात करते हैं सिक्योरिटी सुरक्षा घेरे की, तो अगर मान लीजिए आपके पास एक छतरी है, एक छतरी में कितने लोग आ सकते हैं? बारिश में 2 लोग या धूप 2 लोग बच सकते हैं। जब आपने 8 लोगों को यानी 8 देशों को शामिल कर लिया और छतरी एक ही है, तो कितनों को उसमें समेटोगे? चलो आपने 2-3 और छतरी बना ली, लेकिन कहने का मतलब यह है कि जो सुरक्षा का जो घेरा थिन हो गया है, जितने आर्म्स एमुनिशंस, जितने मारक हथियार और जितने सुरक्षा के खासतौर पे हथियार अमेरिका के पास थे, वो तो उतने ही है, लेकिन अब उनको 8 देशों की सुरक्षा करनी पड़ रही है इजराइल के अलावा, क्योंकि वहाँ उनके सैन्य अड्डे हैं और वहाँ पे ईरान जो है वो हमले कर रहा है। तो कुल मिलाकर देखने में ताकतवर अमेरिका लग रहा है, अमेरिका है, लेकिन ईरान की भी अपनी स्ट्रेटजी पिछले दिनों में, जब से उसको अंदेशा था कि ये युद्ध आ रहा है उनके दरवाजे पर, वो भी अपनी तैयारी कर रहे थे, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप को लेकर हो, पावर को डिसेंट्रलाइज करने की हो, अपने आर्मी यूनिट्स को, IRGC के यूनिट्स को बिल्कुल एक खुला
एक ये आदेश देकर छोड़ने की कि इस तरह की सिचुएशन आए जब आपको तेहरान से कोई एक सीधा निर्देश न मिले तो आप स्वतंत्र हैं, और इस तरह से अटैक किए जा रहे हैं। बेशक कोशिश ये है, देखिए एक और मैं एक उदाहरण बताऊंगा कि अमेरिका ने B-1 B-2 के बाद अब B-52 इस्तेमाल करना शुरू किया, जो कि बहुत ही स्लो स्पीड में चलने वाला जंगी जहाज़ है। और इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका को अब ये लग गया है कि किसी भी तरीके से जो रडार सिस्टम है ईरान का, वो डिटेक्ट कर पाने की हालत में नहीं है। यानी कि उनके उस तंत्र को भेद दिया है जहाँ पे रडार से डिटेक्ट करके उस पर फायर किया जा सके। तो इसका मतलब दो हुआ कि रडार पे डिटेक्ट अगर वो कर भी पाएँ तो उनके पास इतना फायर पावर या इस तरह का लॉन्च करने का अभी उन्होंने खुले में नहीं रखा होगा, क्योंकि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो मारक क्षमता तो ईरान की ख़त्म हो जाएगी। तो उन्होंने इस तरह के विमानों का इस्तेमाल करना शुरू किया है, जो ये बताता है कि ईरान की जो क्षमता है, मारक क्षमता, वो कम से कमतर होती जा रही है। लेकिन बात आकर अटकती है कि वो ख़त्म नहीं हो रही, वो ड्रोन के रूप में हो, रॉकेट के रूप में हो, और गुरिल्ला वॉरफेयर वैसे जनरली पैदल सिपाही के टर्म में या मतलब उस टर्म में इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे ये है कि आपने कहीं एक जगह से एक अटैक कर दिया, फिर खामोश रहे, दूसरी जगह से फिर आपने 4, 5, 10 ड्रोन छोड़ दिए, फिर चुप रहे। तो वो जो है उस तंत्र से लड़ना, उस सैन्य तंत्र से लड़ना अमेरिका के लिए मुश्किल सौदा होने जा रहा है, ये अनुमान लगाया जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि ईरान जिस तरीके से स्ट्रेटजी दिखा रहा है और कॉन्फिडेंस दिखा रहा है उतना, जबकि सामने यूएस है, इजराइल है, वो सुपर पावर है, सबको पता है, उनके पास हथियार ज़्यादा है, उनके पास काउंटर करने के तरीके ज़्यादा हैं, मगर उसने जिस तरीके से 8-9 देशों पर हमले करके सबको युद्ध में शामिल कर लिया, उसका एक दबाव यूएस पे है। तो अब यूएस की स्ट्रेटजी क्या है, क्योंकि तबाही की जब बात करेंगे तो वो तो ईरान में ज़्यादा नज़र आती है, ज़्यादा कैजुअलिटीज़ वहाँ पर हो रही हैं, तमाम उनकी लीडरशिप खत्म हो चुकी है। तो यूएस की स्ट्रेटजी किस तरफ जा रही है? क्या वो बातचीत के टेबल पे इसको लाना चाहता है? क्योंकि बीच बीच में सुगबुगाहट होती रहती है इस तरीके से कि बातचीत होगी क्या नहीं होगी। देखिए, बातचीत तो चल रही थी, और बातचीत जो है वो ओमान की मध्यस्थता में चल रही थी, और ओमान के जो विदेश मंत्री हैं वो युद्ध जो शुरू किया अमेरिका और इजराइल ने, उससे कुछ घंटे पहले टीवी पे बैठ के वो बोल रहे थे कि ईरान जो है वो ज़ीरो इनरिचमेंट के लिए उसकी शर्त के लिए तैयार हो गया है। यानी एक बड़ा एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन था कि हम इनरिचमेंट के लिए, ज़ीरो इनरिचमेंट के लिए तैयार नहीं होंगे। तो वो एक क्लॉज है जिस पे ईरान तैयार हो गया था, और इसको एक बहुत इस उम्मीद के साथ देखा गया था कि शायद अब डील जो है बहुत पास है, और सनसेट क्लॉज भी जो है, सनसेट क्लॉज के लिए भी तैयार हो, सनसेट क्लॉज भी नहीं होगा, वो भी वो मान गया था। यानी कि 15-20 साल के बाद जो है वो समझौता खत्म हो जाए, और फिर अंदेशा ये हो, क्योंकि जो JCPOA से 2018 में ट्रंप निकले तो उसमें एक वजह ये भी थी कि उसका एक सनसेट क्लॉज था, यानी 30-35 के बाद, 2030-35 के एक तय सीमा में खत्म हो जाएगा वो, तो वो भी नहीं था। तो लगा कि अब ये समझौता हो जाएगा, लेकिन उसके बाद अटैक हो गया। तो अब जो है अमेरिका इसमें फंसा हुआ नज़र आ रहा है। अमेरिका की कोशिश ये है, जो स्ट्रेटजी की आप बात कर रहे हैं उसकी कोशिश ये है कि किसी तरीके से ईरान में रिजीम चेंज कर दें, और इसके लिए बहुत पहले से कोशिश हो रही है, इजराइल के ज़रिए हो, मोसाद के ज़रिए हो, या अमेरिका के CIA के ज़रिए हो, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। अब ट्रंप के 2 बयान हाल के दिनों में जो आए वो बहुत गौरतलब हैं। ट्रंप ये कहते हैं कि वो लीडरशिप भी मारी गई जिनके ऊपर हम चाहते थे कि ये सत्ता संभालें। अब वो कैसे मारी गई वो लीडरशिप, वो ये नहीं बताते कि इनके हमले में मारी गई या फिर उनका किसी और तरीके से जो है वहाँ पे निपटारा किया गया, ये जानकारी ट्रंप की तरफ से नहीं दी जा रही। और दूसरी बात वो कहते हैं, जो अभी उन्होंने ताज़ा बयान दिया है, वो ये कहते हैं कि ईरान में जो सुप्रीम लीडर बने वो उनकी इच्छा का बने, जो वो चाहते हैं, और वो ना बने जो खामेनी की नीति को आगे बढ़ाता नजर आए। खामेनी का बेटा भी ना बने, और उसको बोला लाइट वेट लीडर है वो, तो ये बोला। अब वो ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनको वहाँ पे एक चाहिए वैसी ही सरकार जैसी वेनेजुएला में है, और इस बात का उन्होंने जिक्र भी किया है कि वेनेजुएला की जो राष्ट्रपति, जो कि बिल्कुल एक खुला एक खेल फर्रुखाबादी का जो एक ऑप्शन है अमेरिका को दे चुकी है, तेल ले जाओ, सब कुछ ले जाओ, तो उस तरह का पपेट गवर्नमेंट चाहते हैं, जो कि ईरान के केस में संभव है नहीं। कोशिश उनकी लगातार बार बार यही रहेगी। और जब इस तरह का उनका बयान आया तो जो भारत में अभी ईरान के उप विदेश मंत्री आए हुए हैं, उन्होंने बहुत ही माकूल एक बात कही। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क का मेयर तो वो तय नहीं कर पाए, और ईरान का सुप्रीम लीडर वो तय करने का ख्वाब देख रहे हैं। तो लेकिन अब ट्रंप क्योंकि वॉर में, इस जंग में जो है वो उतर चुके हैं, तो उनकी कोशिश होगी न किसी तरीके से साम दाम दंड भेद के ज़रिए वो ईरान की सत्ता में बदलाव करें। लेकिन जो ग्राउंड से वहाँ पे रिपोर्ट है, मुझे लगता है कि ये कतई संभव नहीं है, क्योंकि ईरान में इस्लामिक जो सत्ता है
उसका अपना एक इतिहास, अपना एक वहाँ पे स्ट्रांग होल्ड है। और मुझे लगता है कि जो पब्लिक सेंटिमेंट वहाँ पे आता है, क्योंकि महिलाओं के प्रति या बहुत तरह की आज़ादी नहीं है तो लोगों में एक रिजेंटमेंट है, लेकिन एक बाहरी ताकत जब वहाँ पर इस तरह से उसने अटैक किया है तो ऐसे में उस धारा के खिलाफ जाने और नेतृत्व संभालने का मादा जो है वो बहुत कम में बचा होगा, क्योंकि वो बिल्कुल बहुत वनरेबल होंगे और उनकी जान कभी भी जा सकती है। और जान जाने की बहुत लोग परवाह भी नहीं करते, लेकिन बात है सस्टेनेबिलिटी की। अगर कोई आप सत्ता में किसी को लेकर आएँ और सस्टेन ही ना कर पाए, जैसे कि रज़ा पहलवी का नाम लेकर वो आ रहे थे, अब रज़ा पहलवी के बारे में खुद ही ट्रंप ने कह दिया है कि वो मुफीद नहीं है, कर पाएंगे। हाँ। जी। तो अब स्ट्रेटजी यही है कि कैसे वहाँ रिजीम चेंज करें, और बाकी तो ठीक है, आप देख रहे हैं कि आप कैसे युद्ध को फैलाने की कोशिश है। हिंद महासागर में मारा गया, हालांकि कोई इस तरह से कॉम्प्लिकेशन यहाँ पैदा नहीं हो रहा। वो एक अलग बात है कि उसको अलग रूप में देखा जा रहा है कि ऐसा करना अमेरिका का ख़ासतौर पे भारत के लिहाज से ठीक था या नहीं था, तो वो अलग विषय है। लेकिन अमेरिका की कोशिश यही होगी कि ईरान को अंदरूनी तौर पे कमज़ोर करे, और फायर पावर उनके पास है तो वो झोंक रहे हैं, खर्चा बढ़ रहा है, टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है, अमेरिका में रिजेंटमेंट जो है वो पैदा हो रहा है, कांग्रेस जो है वो देख रही है इस पूरे मामले को, अपोजिशन वहाँ पे आवाज़ उठा रही है। जिस दिन अमेरिकी जनता का माथा बदला, वहाँ की डेमोक्रेसी अलग तरह की है, तो क्या ये रिजीम चेंज कर पाएंगे ईरान में? तब तक या तो उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, उनकी रिजीम चेंज हो जाएगी, या फिर मध्यावधि चुनाव में ही कुछ हो जाएगा, यू नेवर नो। तो कहने का मतलब ये है कि अभी काफ़ी एक फंसी हुई हालत में ट्रंप नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। तो डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल तो बुरी तरीके से फंसे नजर आ रहे हैं, क्योंकि सामने है ईरान जो कि हथियार डालने को कतई तैयार नहीं है। उसके हथियार जो लगातार अटैक कर रहे हैं ना सिर्फ इजराइल पर बल्कि मिडिल ईस्ट के 8 देशों पर। उसने यूएस की मुश्किलें और ख़ासतौर पर जो खर्चा है, जो युद्ध लड़ने में खर्चा होता है, जो यूएस के लोगों का टैक्स का पैसा है, वो जो झोंका जा रहा है, उससे यूएस में भी लगातार दबाव बन रहा है डोनाल्ड ट्रंप पे। बाकी युद्ध किस दिशा में जा रहा है, क्या इसका खर्चा आ रहा है और किस तरीके से ये दबाव बना रहा है लगातार डोनाल्ड ट्रंप पर, इस वीडियो में हमने आपको यही समझाने बताने का प्रयास किया। उमाशंकर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। आसान भाषा में जो आपने छतरी वाला एग्जाम्पल दिया, मच्छरदानी वाला एग्जाम्पल दिया, मुझे लगता है उससे लोगों को बड़ा एक्यूरेट समझ में आया होगा कि युद्ध फिलहाल चल क्या रहा है। हम लगातार नज़र बनाए हुए हैं, जो भी अपडेट्स आ रही हुई आसान तरीके से, आसान भाषा में आप तक हम यूँ पहुँचाते रहेंगे। आप न्यूज़ पिंच देखते रहिए। शुक्रिया।